हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ISLM एनालिसिस के बारे में। ISLM एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम दो भागों में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटली पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं वाई ISLM एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट और वाई इट इज नीडेड। ISLM एनालिसिस की हमें आवश्यकता क्यों महसूस होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ISLM एनालिसिस है क्या। इसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे कि IS कर्व क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और किस तरीके से इसको ड्राइव किया जाएगा। इसी तरीके से LM कर्व को डिफाइन करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि LM कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और किस तरीके से इसको ड्राइव किया जा सकता है। और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिसाइड होता है या डिटरमाइन होता है। चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि ISLM एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां हमें यह समझना जरूरी है कि ISLM एनालिसिस की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जो क्लासिकल अप्रोच है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन की और केंजियन अप्रोच है वो दोनों इनडिटर्मिनेंट हैं। इनडिटर्मिनेंसी रहती है, यानी क्लासिकल मॉडल के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है और जो केंजियन मॉडल के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है वो दोनों अनिर्धारणीय होते हैं। और अनिर्धारणीय होने के कारण हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और GDP के सही निर्धारण के लिए ISLM एनालिसिस की सहायता लेनी पड़ती है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे हमें यह समझना जरूरी है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनकी यह आर्गुमेंट थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज की दर जो है, वो बचत और निवेश के द्वारा निर्धारित एक वास्तविक घटना है। इट इज ए रियल फिनोमिनन। व्हेयरएज केन्स का यह विचार था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। ये विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है जो मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यहां हमें यह देखना जरूरी है कि जो केंचियन अप्रोच थी और क्लासिकल अप्रोच थी दोनों इनडिटर्मिनेंट हैं। इनडिटर्मिनेंट क्यों हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। केन्स की यह आर्गुमेंट थी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं बाय द इक्विलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो इनडिटर्मिनेंट है। क्यों इनडिटर्मिनेंट है? क्योंकि सेविंग डिटरमाइन होती है। ऐसी केन्स की आर्गुमेंट थी कि सेविंग जो है उसको जानने के लिए हमें इनकम का ज्ञात होना जरूरी है। यानी अगर हमें इनकम पता होगी तभी हम सेविंग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से इनकम का लेवल क्या होगा, आय का स्तर क्या होगा, यह जानने के लिए हमें निवेश के स्तर को जानना जरूरी है। और हमें पता है कि निवेश जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के द्वारा इनकम को डिटरमाइन करता है। यानी किसी कंट्री में कैपिटल की जो अमाउंट है वो निवेश के द्वारा डिटरमाइन होती है और जो हमारी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज हैं, वो इन्वेस्टमेंट के द्वारा डिसाइड होती हैं। यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम को डिसाइड करता है। यानी इनकम के लेवल को जानने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट के लेवल को जानना जरूरी है और इन्वेस्टमेंट के लेवल को जानने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को जानना जरूरी है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट MEC के साथ केन्स के अनुसार निवेश को डिसाइड करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम जब तक हमें इनकम का नहीं पता होगा, यानी सेविंग के लिए हमें पहले इनकम का पता होना चाहिए, इनकम के लिए पहले हमें इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को ज्ञात करने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हमें सेविंग के लेवल को ज्ञात करना है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से पता होना चाहिए। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जो क्लासिकल मॉडल है वो तो ये कहता है कि सेविंग जो है और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन यहां पे केन्स ने आर्गुमेंट दी कि सेविंग इटसेल्फ इज डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए जो मॉडल है वो इनडिटर्मिनेंट हो जाता है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वाया इन्वेस्टमेंट वो लेवल ऑफ GDP को इफेक्ट करता है। ये केन्स की आर्गुमेंट थी और केन्स ने फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन किया एज ए प्योर मॉनेटरी फिनोमिनन। लेकिन जो आर्गुमेंट वो क्लासिकल्स के अगेंस्ट दे रहा था वही आर्गुमेंट इक्वली अप्लाई होती है केन्स के ऊपर भी। केन्स ने उनका ये कहना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज डिटरमाइंड बाय इक्विलिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। लेकिन यहां पर भी जो लेवल ऑफ GDP है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से डिमांड ऑफ मनी को इफेक्ट करता है। यानी जिस तरीके से इनडिटर्मिनेंसी जिन कारणों से
केन्स क्लासिकल मॉडल में बताता है कि लेवल ऑफ जीडीपी जो है वो डिमांड फॉर मनी को इफेक्ट करती है। यानी डिमांड फॉर मनी जो है वो प्योरली एक मॉनेटरी फिनोमिना नहीं है, वो लेवल ऑफ जीडीपी के द्वारा भी निर्धारित होती है। तो इसके मतलब ये हुआ कि जब हमें लेवल ऑफ जीडीपी नहीं पता होगा, हम डिमांड फॉर मनी पहले से ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए जो दोनों मॉडल हैं, केन्स का मॉडल भी या केन्सियन अप्रोच भी और क्लासिकल अप्रोच, दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इस तरीके से डिटरमाइन किया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इनडिटरमिनेंट रहता है, वो अनिर्धारणीय रहता है, क्योंकि वो लेवल ऑफ जीडीपी में होने वाले चेंजेस को कैप्चर नहीं कर पाता है। इस समस्या या इस अनिर्धारणीयता को दूर करने के लिए, इनडिटरमिनेंसी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें ISLM एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जो हिग्स और हैंसन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने जो क्लासिकल अप्रोच के जो रियल पैरामीटर्स थे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के, इसी तरीके से जो केन्सियन अप्रोच के मॉनेटरी पैरामीटर्स थे, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी, उनको ISLM एनालिसिस के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा है, उनको इंटीग्रेट किया है। यानी जो क्लासिकल अप्रोच है और केन्सियन अप्रोच है, उनके जो पैरामीटर्स हैं, क्लासिकल अप्रोच के रियल पैरामीटर्स हैं, दैट इज बचत और निवेश, और इसी तरीके से मॉनेटरी पैरामीटर्स जो केन्सियन मॉडल के हैं, सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी, इन दोनों को ISLM एनालिसिस जो है वो इंटीग्रेट करता है। इसलिए इसको हम हिग्स हैंसन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि हिग्स और हैंसन ने सबसे पहले इन दोनों पैरामीटर्स को एक साथ इकट्ठा किया। मॉडल बेसिकली जॉन हिग्स के द्वारा 1937 में डेवलप किया गया था। उसके बाद जो एल्विन हैंसन है, उन्होंने इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, जहां पर उन्होंने केन्सियन माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को जब वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर उन्होंने जो ISLM एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली अगर हिग्स के हम एनालिसिस को देखें तो उन्होंने LM की जगह LL शब्द यूज किया था, लेकिन बेसिकली जो ये हमारा एनालिसिस है, ये ISLM एनालिसिस के नाम से ही फेमस है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ISLM एनालिसिस है क्या। जैसा कि हम देख सकते हैं, ISLM एनालिसिस में दो टर्म हम यूज करते हैं, IS एंड LM। IS क्या है? IS एक कर्व है जो गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम शेड्यूल को बताता है। यानी IS कर्व उन सभी बिंदुओं को बताता है जहां पर वस्तु बाजार संतुलन में होती है। इस तरीके से बताता है, IS जो है वो बचत और निवेश की इक्विलिटी के पॉइंट्स को दर्शाता है। यानी वो सारे पॉइंट जहां बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर है, और हमें पता है जब बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होती है तब वस्तु बाजार संतुलन में होती है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग की इक्विलिटी को हम IS कर्व के द्वारा दिखाते हैं। इसी तरीके से जो LM कर्व है वो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम शेड्यूल को दिखाता है। यानी LM वक्र का हर बिंदु मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। यानी इसके हर पॉइंट पे, LM वक्र के हर पॉइंट पे जो मनी की डिमांड है और मनी की सप्लाई है वो इक्वल रहेगी। यानी LM कर्व जो हम ड्रॉ करेंगे तो उसके हर बिंदु पर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर होगी, और जब डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर होते हैं तब हम कहते हैं कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो जो ISLM एनालिसिस है वो इस गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम शेड्यूल और मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम शेड्यूल को इंटीग्रेट करता है, और इसके बाद साइमल्टेनियसली जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल जीडीपी को डिटरमाइन करता है। तो पहला जो ISLM एनालिसिस है उसका काम है कि वो हमें साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करने के टूल प्रोवाइड करता है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल जीडीपी एक दूसरे के बराबर है। इसके साथ साथ ISLM एनालिसिस के द्वारा हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। इट इज कोर ऑफ ISLM एनालिसिस। ISLM एनालिसिस को जब हम तब तक कंप्लीट नहीं समझते जब तक हम AD कर्व को ड्राइव उससे नहीं कर लेते हैं, और उसके बाद उसके पॉलिसी एनालिसिस को हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये था हमारा ISLM एनालिसिस। आइए अब हम IS कर्व और LM कर्व को किस तरीके से हम ड्राइव करते हैं डिस्कस करते हैं। IS कर्व क्या है? जैसा कि हमने डिफाइन किया था, IS कर्व इज द लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ जीडीपी। यानी ब्याज की दर और आय के उन सभी संयोगों को दर्शाने वाला एक बिंदु पथ है जहां पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होती है। यानी जहां गुड मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, या जहां पर एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर होता है। तो IS कर्व दो चीजों के कॉम्बिनेशन को बताता है। जो किस किस के कॉम्बिनेशन को दिखाएगा? एक इंटरेस्ट रेट और दूसरा लेवल ऑफ जीडीपी। लेवल ऑफ जीडीपी और इंटरेस्ट के वो सारे संयोग जहां पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं उसको हम
IS कर्व कहते हैं। इसका मतलब IS कर्व जो है वो लेवल ऑफ रियल जीडीपी और रियल इंटरेस्ट रेट को एक दूसरे से रिलेट करता है और गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। आइए हम देखते हैं कि IS कर्व को हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि IS कर्व जो है वो उन सारे बिंदुओं को बताता है या वो सारे कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट रेट और जीडीपी के जहां पर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब जो IS कर्व है वो इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के साथ इनकम को रिलेट करता है, यानी हम इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट से नेशनल आउटपुट की तरफ जाते हैं जहां पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होता है। इसके लिए हमें 3 रिलेशनशिप यूज करेंगे जब हम IS कर्व को ड्राइव करेंगे। पहली रिलेशनशिप हम इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन को यूज करेंगे और उसके द्वारा हम देखने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है। उसके बाद जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट को रिलेट कर दिया, उसके बाद हम उस इन्वेस्टमेंट को हम रिलेट करेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के साथ। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के साथ उसको रिलेट करेंगे और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के माध्यम से हम जीडीपी के डिटर्मिनेशन को देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरी रिलेशनशिप होगी डिफरेंट लेवल ऑफ आर एंड जीडीपी, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जीडीपी है, और जहां पर एस और आई एक दूसरे के बराबर होंगे वो हमारा IS कर्व होगा। इन तीनों रिलेशनशिप को यूज करते हुए हम IS कर्व को ड्राइव करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम IS कर्व को ड्राइव करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन कुछ नहीं है, हमें केवल इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिलेशनशिप को दिखाता है। हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो एक दूसरे से नेगेटिवली रिलेट होते हैं। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और वाई एक्सिस पे लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन है। आप देख सकते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 है तो हमारा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो I0 होगा। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, क्योंकि नेगेटिवली रिलेशनशिप है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़कर R1 हो जाता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इन्वेस्टमेंट जो है वो घट जाएगा, जैसा कि F बिंदु पर हम देख सकते हैं, और वो OI0 से घट के OI1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता है तो क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट करता है, उनकी रिलेशनशिप को दिखाता है। ये रिलेशनशिप हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, और ये इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो रियल जीडीपी चेंज होगी। आप इस केंजियन क्रॉस के द्वारा देख सकते हैं कि ये y और AE की इक्वलिटी है, और यहाँ पे E हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और Y0 हमारी इनकम है। अब हम मानते हैं कि ये जो AE कर्व है ये हमने इस आधार पर ड्रा किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R0 है और इन्वेस्टमेंट I0 है। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, कब चेंज होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, तो जो I0 और R0 के साथ हमारी जो AE है वो ये होगी, और यहां पर E पॉइंट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी और OY0 इनकम का डिटर्मिनेशन होगा। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, R0 से बढ़ के ये R1 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा, Y1 हो गया। तो अब क्योंकि ये R0 और I0 की स्थान पर अब R1 और I1 आएंगे, यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो घट जाएगा। हमें पता है A इज इक्वल टू होती है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये I की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब AE की वैल्यू कम हो जाएगी, और AE की वैल्यू अगर कम होगी तो हमारा AE कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि इस ग्राफ में देख सकते हैं। ये AE जो है ये R1 और I1 पे है। अब केंचियन क्रॉस का जो पॉइंट है वो E नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, और इस पॉइंट पे जो F पॉइंट है हमारी जो लेवल ऑफ इनकम है वो OY1 होगी। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण इनकम जो है वो घट जाएगी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज को I से रिलेट करते हैं और I में चेंजेस को हम इनकम से रिलेट करते हैं। इसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और अधिक बढ़ जाता है, मान लो R2 हो गया, R2 होने से क्या होगा, हमारा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, जैसा कि हमने पहले देखा था, I1 हो जाएगा। इसका मतलब ये रेट इन्वेस्टमेंट कम होने से हमारा AE कर्व और अधिक नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि आप इस लाइन से देख सकते हैं, AE एट R2 एंड I2, और यहाँ पे जो लेवल ऑफ जीडीपी है वो और कम हो जाएगा और ये OY2 होगा।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आर में होने वाले परिवर्तन आई को प्रभावित करते हैं और आई में होने वाले परिवर्तन एई को प्रभावित करते हैं और एई के प्रभाव के द्वारा किस तरीके से वो इनकम को इफेक्ट करते हैं। ये जो दो रिलेशनशिप हो गई। अब हम तीसरी रिलेशनशिप से आईएस कर्व ड्रा करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, ये हमारा केंजियन क्रॉस, दिस इज वाई एंड ए की इक्विलिटी। पॉइंट जी पर अभी हमने डिस्कस किया था, वहां पे लेवल ऑफ इनकम OY 0 है और यहां गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। हमने पहले देखा था कि जब Y और AE एक दूसरे के बराबर होते हैं तब सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी दोनों एक ही पॉइंट पे जहां पर ये Y और AE बराबर होते हैं वहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होते हैं। तो ये जो पैनल है, बीच का जो पैनल है, इसमें हम ड्रा करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के कर्व्स को। ये हमारा सेविंग कर्व है, एस कर्व है, ये हमारा आई कर्व है। ये आई कब है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 है। तो R0 पे इन्वेस्टमेंट I0 होगा और जो हमारी इनकम है वो OY 0 होगी। और जो सेकंड पैनल है इसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की इक्विलिटी इस पॉइंट पे निर्धारित होगी। यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं और इनकम जो है वो OY 0 है। अब हमने आईएस कर्व कैसे डिफाइन किया था? हमने आईएस कर्व डिफाइन किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के वो सारे लेवल वो सारे संयोग जहां गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट जी है। इस जी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो रियल जीडीपी है उसके कॉम्बिनेशन को अगर हम देखेंगे, ये अगर मान लो हमारी जीडीपी है या इनकम है, इस इनकम के साथ जो कॉम्बिनेशन का पॉइंट आएगा, यानी जीडीपी हमारी OY 0 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा R0 है। तो R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और Y0 इनकम के साथ हम एक कॉम्बिनेशन ड्रा करेंगे। नीचे के कर्व में, नीचे जो हमारा सबसे लेफ्ट के बॉटम में पैनल है उसमें आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये R0 Y0 का पॉइंट है जो हमने G पॉइंट के द्वारा दिखाया है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R0 है और इनकम जो हमारी Y0 है। तो यहाँ पे इस G पॉइंट पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी। इसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो अब बढ़ गया तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो घट जाएगा। हमारी नया जो इक्विलिब्रियम जीडीपी का स्तर होगा वो कम हो जाएगा, OY 1 हो जाएगा। इसी तरीके से Y = A पैनल के अंदर होगा, वो सेम चेंजेस होंगे। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी का, वो आएगा Y1 जीडीपी और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1। तो यहां पे हम ड्रा कर सकते हैं R1 के साथ, ये हमारा R1 है, ये हमारा Y1 है। तो नया बिंदु जो थर्ड नीचे का पैनल है उसमें इस पॉइंट पे होगा और ये हमारा पॉइंट जो है ये F है, इस F पॉइंट पे होगा। इसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और अधिक बढ़ता है तो हमारा I जो है वो और कम हो जाएगा, हमारा लेवल ऑफ जीडीपी और कम हो जाएगा, OY 2 हो जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन को भी हम जो हमारा नीचे का पैनल है जहां पर हम आईएस कर्व ड्रा करने वाले हैं उस पैनल पे दिखा सकते हैं, जो पॉइंट F के इस पॉइंट के द्वारा, जो E पॉइंट के द्वारा दिखाया गया है। तो ये जो पॉइंट हैं E, F और G, ये किस चीज के कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं? ये जीडीपी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं। लेकिन इन सारे कॉम्बिनेशंस पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है इन सारे पॉइंट्स पे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम E, F और G पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। तो ये हमारा बेसिकली आईएस कर्व है। तो आईएस कर्व का हर बिंदु, यहां कोई बिंदु हमने लिया तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ जीडीपी के एक लेवल को दिखाता है जहां गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। अगर हम यहां कोई पॉइंट ले लें वहां भी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी आईएस कर्व जो है वो उन सारे पॉइंट्स का लोकस है जहां पर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। इस तरीके से हम आईएस कर्व को ड्राइव कर सकते हैं, जो जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो ये तरीका है जिसके द्वारा हम आईएस कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। तीन रिलेशनशिप हमने यूज की हैं। पहले में हमने आई को रिलेट किया आर के साथ, फिर आई को यूज करते हुए हमने लेवल ऑफ जीडीपी को रिलेट किया और फिर दोनों के कॉम्बिनेशंस को हमने प्लॉट करके हम आईएस कर्व ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम आईएस कर्व ड्राइव कर सकते हैं। आइए इसी तरीके से अब हम एलएम कर्व के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने आईएस कर्व में डिस्कस किया था कि आईएस कर्व उन सभी बिंदुओं को दर्शाता है जहां पर वस्तु बाजार संतुलन में है। इसी तरीके से एलएम कर्व जो है वो उन सभी बिंदुओं को दर्शाता है जहां पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, यानी इंटरेस्ट रेट
ब्याज की दर और इनकम के वो सारे लेवल जहां पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है उनको दर्शाने वाली लाइन को हम एलम कर्व कहते हैं। एलम कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रियल इनकम और इंटरेस्ट रेट की, जहां पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। मनी मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होता है? जब मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड एक दूसरे के बराबर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एलम कर्व मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखाता है जहां मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती हैं। आइए अब हम डिमांड ऑफ मनी देखते हैं, यानी मुद्रा की मांग। केन्स ने मुद्रा की मांग अपने लिक्विडिटी प्रेफरेंस सिद्धांत में बताया कि मुद्रा की मांग 3 पर्पजेज के लिए की जाती है। पहला पर्पज है ट्रांजैक्शन, यानी सौदों के लिए, खरीदने और बेचने के लिए हम मनी की जरूरत पड़ती है। दूसरी डिमांड जो है हमारी प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए करते हैं, और तीसरी डिमांड उन्होंने बताई थी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब ये जो पहली 2 प्रकार की डिमांड है, दैट इज डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज एंड डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज, ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करती है। यानी अगर लोगों की इनकम ज्यादा है या देश की इनकम का लेवल ज्यादा है तो ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए ज्यादा मात्रा में मनी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से जो प्रिकॉशनरी पर्पजेज के लिए मनी की डिमांड है वो भी इनकम पे डिपेंड करती है। जब इनकम ज्यादा होती है तो हम प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए ज्यादा मनी रखते हैं, और इनकम कम होती है तो हम कम मनी रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इन दोनों डिमांड को हम कंबाइन कर दें, जो मैंने यहाँ पे एम टी एंड पी, यानी मुद्रा की मांग, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए अगर हम देखेंगे तो इनकम पे डिपेंड करती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर इनकम y0 है तो इन दोनों पर्पजेज के लिए मनी की डिमांड m0 होगी। अगर इनकम बढ़ गई, जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो इस पर्पज के लिए हमारी मनी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब अगर इस जो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए मनी की डिमांड है उसको अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्लॉट करें, आर के साथ प्लॉट करें, तो क्योंकि ये आर से रिलेटेड नहीं है इसलिए ये इनकम लेवल के द्वारा डिटरमाइन होती है, इसलिए एक इनकम लेवल पे ये स्थिर रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर हमारी जो इनकम लेवल स्थिर रहता है तो ये OM0 के बराबर ही होगी, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज्यादा हो, या तो R0 हो या R1 हो। ट्रांजैक्शन पर्पज और प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए मनी की डिमांड स्थिर रहती है। इसके विपरीत तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, यानी स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड है, वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने y एक्सिस पे लिया है और x एक्सिस पे हमने जो है वो मनी की स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड ली है, MS लिया है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो स्पेकुलेटिव डिमांड मनी की कम होती है, क्योंकि लोग जो हैं वो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग करने की बजाय मुद्रा को बैंक में रखना पसंद करते हैं, नकदी अपने पास कम रखना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा मात्रा में ब्याज कमा सकें। लेकिन जब ब्याज की दर नीची होती है तो लोग स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी को यूज करते हैं। यानी स्पेकुलेटिव पर्पज हमें पता है, स्पेकुलेटिव पर्पज का अर्थ है कि मुद्रा को यूज करते हुए मुद्रा कमाना, वो हमारा स्पेकुलेटिव पर्पज है। हमें पता है कि भविष्य का अगर हमें दूसरे लोगों से ज्यादा पता होगा तो हम उसको यूज करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। यानी जो स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली रिलेटेड होती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग बैंक में कम पैसा रखना पसंद करेंगे और स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए ज्यादा यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के R1 होगा तो हमारी स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, M2 हो जाएगी। इसी तरीके से जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता जाएगा स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड बढ़ती जाएगी। और एक चीज ऐसी आएगी कि ये जो हमारा MS कर्व है, जो स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी डिमांड का कर्व है, काफी लो लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग सारी की सारी मुद्रा को बैंक में रखने की बजाय अपने पास नकदी के रूप में पसंद करते हैं, जिसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। तो बेसिकली तीनों प्रकार की डिमांड हमने डिस्कस की, डिमांड फॉर मनी तीनों पर्पजेज के लिए। अब अगर इनको हम कंबाइन कर दें, जैसा कि इस ग्राफ में हम करने वाले हैं, हम टोटल डिमांड फॉर मनी निकालने वाले हैं। तो टोटल डिमांड ऑफ मनी, जब हमने ट्रांजैक्शन पर्पज और प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए मनी की डिमांड और स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड को जब हम जोड़ देंगे, जैसा कि हमने वहां डिस्कस किया था, ये हमारी MTP है, यानी स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड, और ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए मनी की डिमांड और प्रिकॉशन पर्पज के लिए मनी की डिमांड, ये स्थिर रहेगी। इसके विपरीत जो ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए मनी की डिमांड है ये रहेगी। इसका मतलब ये कर्व जो हमने पहले यहां से शुरू किया था, इसको ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। कुल जोड़ रहे हैं ना हम दोनों को, इसको प्लस इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो ये जो हमारा कर्व आएगा
ये जो कर्व आप देख सकते हैं, ये हमारा टोटल डिमांड फॉर मनी है। इस लेवल पे जब लेवल ऑफ इनकम y0 हो, क्योंकि अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाएगी तो ये हमारा जो M0 कर्व है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा जो मनी डिमांड, टोटल मनी डिमांड कर्व है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि आगे आप देखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमने मनी की डिमांड यहां डिफाइन की है तो हमने किसी एक पार्टिकुलर इनकम लेवल पे इसको डिफाइन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके विपरीत केन्स का मानना था कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो मॉनेटरी अथॉरिटीज के द्वारा डिसाइड होती है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं होती है। यानी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो स्थिर रहती है, देश के जो मौद्रिक अधिकारी हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कितनी होगी। तो हमने डिस्कस किया डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम या एलएम कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। चलिए मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को देखते हैं। ये हमारी मनी की सप्लाई है, हमने कहा था स्थिर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये डिमांड फॉर मनी है व्हेन इनकम इज y0। चलो ड्रा करते हैं इसको, MD y0, MD एट y0 इनकम लेवल। तो जहां पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में कहां होगी, जहां MS कर्व यानी मनी का सप्लाई कर्व और मनी का डिमांड कर्व एक दूसरे को काटेगा। किस पॉइंट पे काट रहा है, E पॉइंट पे। तो इस E पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिफाइन होगा, ये देख सकते हैं। अब R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा जब इनकम y0 है, तो E पॉइंट पे ये MS कर्व को काटेगा और R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर इनकम बढ़ जाती है, y0 की जगह इनकम जो है वो y1 हो जाती है, तब क्या होगा, इनकम अगर y1 होगी तो अभी हमने देखा था ये जो कर्व है हमारा MD कर्व है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये y1 इनकम पे ये हमारा MD कर्व है। तो जो संतुलन का बिंदु है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मनी की डिमांड ये हो गई है, ये मनी की डिमांड है, ये मनी की सप्लाई है। तो इंटरेक्शन पॉइंट यहाँ E की जगह इंटरेक्शन पॉइंट जो है E1 हो जाएगा, और इस E1 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R1 होगा। इसी तरीके से अगर मनी की डिमांड लेवल ऑफ इनकम बढ़ के y2 हो जाता है तो मनी की डिमांड और बढ़ जाएगी, और इसी तरीके से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिलेट कर रहे हैं जहां पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम एलएम कर्व ड्राइव कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप देख सकते हैं अगले ग्राफ में हम उसको ड्राइव करने वाले हैं। ये कर्व जो हमने पहले अभी भी डिस्कस किया था वही कर्व मैं यहां लेके आया हूं। इस कर्व के द्वारा हम एलएम कर्व को ड्राइव करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ड्राइव होगा। जैसा कि हमें पता है बोथ हाईएस्ट कर्व और एलएम कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे इनकम रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने रखा है वाई एक्सिस। यहां आप देख सकते हो पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट है R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट और किस इनकम पे, Y0 पे। तो यहां पे हम इस R0 और Y0 के एक कॉम्बिनेशन को प्लॉट करेंगे। ये हमारा R0 है, चलिए ये Y0 है, मान लो इनकम हमारी यहां है। तो इसका मतलब R0 और Y0 का एक कॉम्बिनेशन आप यहां ड्रा कर सकते हैं जो E पॉइंट के द्वारा, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमने इस पैनल पे ड्रॉ कर लिया। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर रेट इनकम बढ़ जाती है यानी Y है ये अगर बढ़ जाती है, इधर की तरफ शिफ्ट होती है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस R1 के कोरस्पॉन्डिंग जो Y इनकम का जो लेवल है उसको हमें प्लॉट करना होगा। बहुत आसानी से आप प्लॉट कर सकते हैं, ये Y1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्लॉट है। इसी तरीके से अगर इनकम और ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस इनकम के और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हम फिर ड्रा करेंगे और वो पॉइंट हमारा E2 होगा। अब इन तीनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा, ये हमारा एलएम कर्व होगा। एलएम कर्व क्या है, एलएम कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम या रियल इनकम के उन सभी कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जहां पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। इसका अगर मैं यहां भी कोई कॉम्बिनेशन लेता हूं R0 और Y का, तो वो भी वहां पर भी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। यहां कोई कॉम्बिनेशन लेता हूं तो भी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मैं यहां कोई पॉइंट लेता हूं तब भी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरीके से हम एलएम कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। एलएम कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एलएम कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के उन सभी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आईएस कर्व ड्राइव किया और एलएम कर्व ड्राइव किया। अब हम साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन देखते हैं कि किस तरीके से वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में एक साथ संतुलन स्थापित होगा। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम किस तरीके से निर्धारित होगा। चलिए आसान है, हमें पता है कि गुड्स मार्केट के लिए हमने आईएस कर्व लिया था
और मनी मार्केट के लिए हमने एलएम कर्व लिया था। तो दोनों कर्व हमने ड्रा कर दिए। जैसा कि हमने वहां लिया था, लेवल ऑफ इनकम हमने एक्स एक्सिस पे ली, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने वाई एक्सिस पे लिया, एलएम जो हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है और आईएस हमारा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है। जैसा कि हमें पता है कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को काटेंगे। यानी अगर हम इस यहां पे देखेंगे, अगर कोई पॉइंट मान लो यहां है, तो यहां मनी मार्केट तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन गुड्स मार्केट यहां इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई आईएस कर्व पे कोई पॉइंट हम लेते हैं, तो यहां गुड्स मार्केट तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है। दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम में कहां पे होंगी? जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस ग्राफ में ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में ई पॉइंट पे होगा, और जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो R0 होगा, और इक्विलिब्रियम इनकम का लेवल है वो Y0 होगा। तो इस तरीके से IS-LM कर्व के द्वारा हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि जब हम IS और LM कर्व को ड्राइव करते हैं तो कुछ मान्यताएं लेते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है, टैक्सेस हैं, प्राइस लेवल हैं, और या सप्लाई ऑफ मनी है, ये स्थिर रहती है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से IS और LM कर्व को यूज करते हुए हम मनी मार्केट और गुड्स मार्केट का एक साथ इक्विलिब्रियम देख सकते हैं। इसलिए जो इनडिटर्मिनेंसी की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सोल्व हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी एक साथ निर्धारित होते हैं, जबकि क्लासिकल मॉडल और केंसियन मॉडल में वो एक साथ निर्धारित नहीं होते थे, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैप्चर नहीं कर पाते थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया IS कर्व क्या है, LM कर्व क्या है, और दोनों कर्व की सहायता से हम IS-LM एनालिसिस के द्वारा किस तरीके से गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में एक साथ इक्विलिब्रियम को डिसाइड कर सकते हैं। आइए अब हमारी अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया। उसके आधार पर पहला क्वेश्चन हो सकता है IS कर्व क्या है, डायग्राम्स का प्रयोग करके IS कर्व को किस तरीके से ड्राइव किया जा सकता है वो एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से LM कर्व क्या है, LM कर्व को किस तरीके से ड्राइव किया जा सकता है, दोनों मार्केट में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिटरमाइन होता है, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमें IS-LM एनालिसिस की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, क्यों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है द IS कर्व शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड, यानी IS कर्व जो है वो आय और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से किसके कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, IS कर्व जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट को दिखाता है। तो इनकम के साथ पहला तो इंटरेस्ट रेट आएगा, उसके बाद फर्दर हमने डिफाइन किया था फॉर विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। इसका अर्थ ये हुआ जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका ए होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। The interaction of the IS curve and the LM curve together determine, जहां पर IS कर्व और LM कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर क्या डिटरमाइन होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखने पर आप देख सकते हैं कि जहां पर IS कर्व और LM कर्व काटते हैं, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, वहां पर इंटरेस्ट रेट और लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइन होती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। आइए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप। एज वी मूव डाउन अलोंग द IS कर्व, जब हम IS कर्व के साथ साथ नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे तब क्या होगा। कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जानने के लिए अगर आपको IS कर्व की शेप दिखा दी जाए तो इस तरीके की होती है। ये हमारा इनकम लेवल होता है और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब इस कर्व के हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा और जीडीपी बढ़ेगी। इसका अर्थ ये हुआ अगर जीडीपी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। हमें पता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू इसका मतलब इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। और IS कर्व बाय डेफिनेशन हमें ये कहता है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर होते हैं IS कर्व के हर पॉइंट पे। तो इसका अर्थ ये हुआ करेक्ट आंसर इसका सी होगा, यानी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड सेविंग बोथ नीड टू इंक्रीज। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द LM कर्व इज, LM कर्व की शेप क्या है आपको ध्यान है। LM कर्व जो है वो क्या शेप होती है, ऐसा होता है ना LM कर्व, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।